Recording in progress. जब आप एंटर कर चुके हो तो एक बात ठान लेना कि हाँ सीए बन के निकलना है। ये अगर माइंडसेट नहीं होगा तो फिर वही है कि आप सोचते रहोगे कि सीए करके स्टार्ट करके मैंने ठीक किया गलत किया। वो नहीं सोचना। अब आगे हो, पता था कैसा कोर्स है, पता है ना। इजी तो नहीं है, टफ है। तो क्या हो गया, मतलब जहाँ पे मैं आपको बैठ के यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी आपकी स्टेज से जा चुका हूँ। मेरे को भी लगता था जब सी इंटर में था, यार सी इंटर चलो मुश्किल लग रही है, बट अभी तो फाइनल भी पड़ी है। ठीक है, फाइनल से पहले आर्टिकलशिप भी होगी। ठीक है, एसपीओएम भी होते हैं, बीच में आपको दो पेपर देने, दो तीन पेपर देने पड़ते हैं, सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। ठीक है, सीए बनने के बाद, मतलब पेपर क्लियर करने के बाद भी आपकी कुछ कोर्सेज होते हैं आईटी वगैरह के। ठीक है, वो कंप्लीट करने के बाद तब जाके आपके पास सीए सर्टिफिकेट आता है। और उसके बाद क्या लगता है, लाइफ इजी ब्रीज है सीए बनने के बाद भी? नहीं है। आपने देखा ही था पीछे ईवाई में क्या हुआ था। तो उसके बाद भी लाइफ स्ट्रेसफुल है कि हाँ, एक लड़की, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर उस पर डाला जा रहा था एंड शी कुडंट टेक इट। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्क करना है, राइट। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है। जहां पे भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, नहीं हो रहा है या कुछ है, आप अपने मेंटर से, अपने टीचर से, अपने फैमिली से बात करोगे। और इस कोर्स को एक वो मत लेना, कोर्स ना मत कि यार क्यों आए हो, हम यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं आपके साथ नेक्स्ट 7 मंथ्स। अराउंड 7 मंथ्स का कोर्स होता है, ठीक है, सी एंटर का। हम भी आपके साथ ग्राइंड करेंगे, अच्छे से हसल करेंगे। तो इट्स नॉट कि सिर्फ आपके लिए मुश्किल होगा, मतलब हम मिल के लोड शेयर करेंगे जो भी आपका सी इंटरमीडिएट का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, तो आप सब पॉजिटिव हो, विद अ स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, फेक स्माइल नहीं, जेन्युइन, मतलब आज तो कर रहे हो मेरे को बोल, क्योंकि मैंने बोल दिया तो कर रहे हो। बट पॉजिटिव रहना है, एंजॉय भी करेंगे क्लास में हम, राइट। चलो, तो काफी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ गए, अराउंड 14 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। आपको अपना सिलेबस पता है सी इंटरमीडिएट का? कितने सब्जेक्ट्स हैं बताओ? तो सी इंटर में आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6 सब्जेक्ट्स है, राइट। और इसको उन्होंने दो ग्रुप्स में बांट दिया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 में सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि आप +1 से करते आ रहे हो, कौन सा है? अकाउंट्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और तीसरा क्या था बताओ? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग ये करनी है, बट उसका थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाएगा आपका। जो +1 +2 या फाउंडेशन में था वो नहीं रहेगा, राइट। तो अकाउंट्स आपका पहला सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है? लॉ। तो आपका लॉ है। लॉ समझते हो क्या है? कि जो लॉ बना दिया उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसको भी वो लॉ अप्लाई होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी लॉ। तो वो आपका एनी मैम का सब्जेक्ट है, ये भी 100 मार्क्स का है, अकाउंट्स भी 100 मार्क्स का है। थर्ड सब्जेक्ट ये थोड़ा सा है, सिलेबस वाइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये है आपका टैक्सेशन। और टैक्सेशन में भी आपके दोनों टैक्सेशन है। इसमें आपका इनकम टैक्स भी है एंड आपका जीएसटी भी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जीएसटी आ गया। जो पुराना रिजीम था, आपको पता क्या था पुराना रिजीम? इट वाज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, या सर्विस टैक्स, या एक्साइज। ठीक है, उस सब को हटा के एक कॉमन जीएसटी आ गया। तो ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक तो ये सब्जेक्ट, ये कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। एंड ये भी 50 मार्क्स का है। ये आपको एनी मैम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत ये है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स जो है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, सिलेबस ज्यादा है। इसमें आपका लर्निंग पार्ट ज्यादा रहेगा, सिलेबस ज्यादा रहेगा। बट हम उसको भी मास्टर करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम्स, की हाँ कैसे हमने इजी करना उसको, कि इतना ज्यादा सिलेबस हम कैसे शॉर्ट टाइम में जब रिवाइज करना हो जल्दी हो जाए। तो वो भी ट्रिक्स एंड ट्रेड हम देखेंगे जब भी हम सब्जेक्ट करेंगे। तो ये आपका ग्रुप 1 है। ठीक है, 300 मार्क्स का ये हो गया आपका। एंड ग्रुप 2 आपका फोर्थ सब्जेक्ट, या ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सिर्फ एक ही बच्चा क्लास में? एक ही बच्चा क्लास में, सब आंसर दो। नहीं पता? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये भी मेरा सब्जेक्ट है। एंड दिस इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो आज मैं इसका डेमो दूंगा आपको, बट वो अभी बाद में देते हैं। पहले देखते हैं और क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके। फिफ्थ सब्जेक्ट बताओ।
ऑडिट। एक बार सीए बन जाओ तो आप ऑडिट करोगे, काम कोई और करेगा। मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के देगी, आपको ऑडिट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी ठीक है कि नहीं है। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का है। एंड लास्ट, सिक्स्थ सब्जेक्ट। सिक्स सब्जेक्ट कौन सा आपका? एफएम, मतलब फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एसएम। तो ये आपके टोटल ग्रुप टू के 300 नंबर ये हो गए। 300 ग्रुप वन, 300 ग्रुप टू, टोटल 600 मार्क्स। और आपको अपना नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटर क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप, 2 साल की आर्टिकलशिप है, राइट? तो आपका दोनों ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे। जब मैं सीए बना था तो ग्रुप वन क्लियर कर लो तो आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते थे, बट उस टाइम आर्टिकलशिप 3 साल की होती थी। अब इन्होंने क्या किया, एंड दैट आई थिंक इज अ पॉजिटिव मूव, कि आपकी आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन कम कर दिया। क्योंकि एक तो 3 साल सीए के अंडर काम करो, उसने 2-3 हज़ार रुपए देने हैं, और वो 3 साल लगता था कि खत्म हुए बस, कि मैं अपनी फाइनल की तैयारी स्टार्ट करूं। तो अच्छा है कि आप एक तो 2 साल कर रहे हो। और एक और दिक्कत होती थी, जो ग्रुप वन के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देता था, ग्रुप टू अभी क्लियर नहीं है, आर्टिकलशिप स्टार्ट हो गई है, तो आपके सीए, जो आपका प्रिंसिपल सीए होता था, काम आपको पूरा करवा रहा है और आपका एक ग्रुप पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो पाता था बिटवीन योर स्टडीज एंड बिटवीन योर ऑफिस वर्क। तो अब वो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों पे फोकस करोगे विदाउट द प्रेशर ऑफ आर्टिकलशिप। ठीक है? और इसको हम क्लियर करेंगे। ट्राई, सीरियस ट्राई हमारी रहेगी फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट एक चीज मैं बता दूं, आपको पता है रिजल्ट कम रहता है, 15-20% एवरेज रहता है। मतलब हर 100 स्टूडेंट्स में 15 या 20 बच्चे पास होते हैं, या हर 5 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा पास होता है एवरेज पे। ये पैन इंडिया है, मतलब पूरे इंडिया में ये रिजल्ट है। हमारा एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, एक अच्छी सिटी में, और हम सारे टीचर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आपका एज अ इंस्टीट्यूट में जो हमारा रिजल्ट रहने वाला है वो 15-20% नहीं रहने वाला, वो रहने वाला है +50। हम ये टारगेट करेंगे, मतलब मैं तो ये चाहूंगा 100% रहे। बट उसमें फिर आपका भी चाहिए सपोर्ट, कि आप लोग अपना गार्ड डाउन नहीं करोगे और हार्डवर्क करोगे हमारे साथ। ठीक है? तो वी विल बी ट्राइंग, सीरियस अटेम्प्ट करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सबका क्लियर हो जाए। ठीक है? एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, खुदा ना खास्ता अगर नहीं हुआ, तो क्या छोड़ दे सी? जब इतने 7 महीने फाउंडेशन, उसके बाद 7 महीने सीए इंटर, आप अगले 7 मंथ्स आपको पता है कि हमारे सारे सब्जेक्ट चलने वाले हैं, और इतने दिग्गज सब्जेक्ट है, टैक्सेशन, ऑडिट, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट। तो एक अटेम्प्ट करके छोड़ना, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ना नहीं है, हमने हमने इसको कॉन्कर करके रहना है। हमारा नेक्स्ट ईयर टारगेट क्या रहने वाला है? वी हैव टू कॉन्कर सीए इंटरमीडिएट। ठीक है? तो करेंगे साथ में। तो आपको ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों क्लियर करने हैं, हम ये टारगेट करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपका एग्जाम कब है? Jan 26। तो हम मेहनत, मार्च जैसे आपका रिजल्ट आता है फाउंडेशन का, उसके बाद साथ साथ वी विल बी वर्किंग हार्ड, एंड क्लीन नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है? तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो ये आपका कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल 100 मार्क्स का। ठीक है? इधर ध्यान, मेरे को पता है क्या होता है, जो भी पुराने बैचेस मैंने पढ़ाए हैं, कोई नया बच्चा आ जाए या कोई भी हलचल होती है, सबका ध्यान जाता है कौन है। आपने अर्जुन के बारे में सुना है महाभारत में? उसका फोकस कहाँ होता है? अपने निशाने पे। तो फोकस इस क्लास का नाम क्या है? अच्छा, ये वाला हसल है, दूसरे वाला फोकस है। तो माइंडसेट, हसल एंड फोकस हमारी क्लासरूम्स के नाम है। आपने देखा नहीं होगा, बट इन चीजों को भी ध्यान दो। तो अभी क्या आपने लर्न करना है? फोकस। अभी फोकस करो। मार्च में हसल स्टार्ट करेंगे। हसल का मतलब पता है ना क्या होता है? हार्ड वर्क। और माइंडसेट पॉजिटिव रहना है। ठीक है? तो 100 मार्क्स का है। इसमें से बताओ आपके एमसीक्यू कितने हैं? 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू है, एंड 70 मार्क्स के आपके क्या हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और इसमें आपका एक थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाएगा, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी बोथ। कॉस्टिंग में थोड़ी बहुत थ्योरी है वैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बट इसमें भी थोड़ी सी थ्योरी है आपकी। तो पहले तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू। क्या नेगेटिव मार्किंग है? फाउंडेशन में थी नेगेटिव मार्किंग? फाउंडेशन में थी। तो एक तरह से नेगेटिव होता था कि अगर तुक्का मारना, क्या मार सकते थे उसमें? नहीं।
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहली बात तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आपको आने चाहिए। और अगर नहीं आता, इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं आता आपको, तो क्या छोड़ दोगे कि अटेम्प्ट करोगे? करोगे। 25% चांस है ना कि इट कुड बी राइट। अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0% है। तो अटेम्प्ट करना है। मैंने टेस्ट लिए एमटीपी के पिछले बैच के, कुछ बच्चों ने 2-3 एमसीक्यू जो नहीं आते थे आंसर ही नहीं करे। तो क्या वो ठीक अप्रोच थी? एमसीक्यू आपने आंसर करना है, और सबसे पहले आंसर करना है। ये नहीं इनको एंड के लिए छोड़ना है जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे। सबसे पहले यू शुड बी टारगेटिंग 30, और इसमें से कितने आप चाहोगे कम से कम आए? कम से कम 25, यस। कम से कम 25 आए, क्योंकि अगर 25 नंबर तो आ गए तो वैसे पासिंग के लिए 40, एवरेज के लिए 50, एग्जाम्पशन के लिए 60। तो 25 आपके अगर कवर हो जाते हैं तो आपको 70 मार्क्स के लिए कितना रिलीफ है, राइट? और कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आ रखे हैं, सी इंटर में भी, फाइनल में भी आ रखे हैं। अब तो फाइनल में कॉस्टिंग है नहीं है, पहले था। ठीक है, तो बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं। तो मैं तो टारगेट 80-90 करता हूँ कि हाँ सबके 80-90 आए। एंड आप में से अगर कोई स्पेशल बहुत अच्छा निकल गया, जिसका लक भी साथ लेकर गया कि हाँ जो क्वेश्चंस करके गया था वही आ गए, तो 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू है, ये कंपल्सरी है, राइट? अब 70 मार्क्स के आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी है। अब आपके ये आएंगे 14 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे। तो कितना हो गया 14 इंटू 6? 84। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 6 में से क्या सारे अटेम्प्ट करने हैं? इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आपको 14 मार्क्स का एक रहेगा कि हाँ 14 मार्क्स का अगर आपको नहीं आता है तो आप उसकी जगह कोई और क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मार्जिन है आपके पास 14 मार्क्स का। और इन 6 क्वेश्चन में से जो एक क्वेश्चन आएगा 14 मार्क्स का, वो पूरे का पूरा थ्योरी आएगा। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ के जाते हैं, मैं थ्योरी करवाऊंगा। ठीक है, थ्योरी से भागते हैं जिनको प्रैक्टिकल पसंद है। तो मैं थ्योरी करवाऊंगा, आपने वो भी पढ़नी है, क्योंकि बाय चांस प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत टफ आ जाए तो क्या आपके पास बैकअप नहीं होना चाहिए थ्योरी का? होना चाहिए। बीकॉम में तो थ्योरी सबको पसंद है ना? उसमें तो पेपर भरने हैं, बस लिख दे, मार्क्स आ जाते हैं। बट सीए में नहीं चलेगा। सीए में ठीक आंसर के ही मार्क्स मिलेंगे। दिस इज नॉट योर बीकॉम। कौन कौन बीकॉम कर रहा है या कर चुका है? बीकॉम कर रहे हो अभी? कौन सी ईयर में हो? थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर। कौन से कॉलेज में हो? पंजाब यूनिवर्सिटी है ना आप सब? ओके, सेक्टर 11 गवर्नमेंट, जीसीसी जी, ऐसे ही ना कुछ? ओके, ठीक है। तो ये आपके 100 मार्क्स का इस तरह ब्रेकअप है। ठीक है, तो ये था मार्क्स कैसे एलोकेटेड है, राइट? अब आते हैं सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या बताओ? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। तो सबसे पहला वर्ड क्या है इसमें? कॉस्ट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? लागत, खर्चा। ठीक है, तो खर्चा या लागत भी बोलते हैं उसको, कितना लगा। तो कॉस्ट, हम जो ये सब्जेक्ट करने वाले हैं इस पे किस पे फोकस रहेगा? कॉस्ट पे कि प्रॉफिट करके सेल्स पे रहेगा? हमारा क्या कम करना है, क्या क्या बढ़ाना है? हमें सेल्स बढ़ानी है अपनी कि कॉस्ट कम करनी है? कॉस्ट कम करनी है। तो कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें जानना जरूरी है कि व्हाई आर वी स्टडीइंग दैट सब्जेक्ट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट। तो बिजनेस में अपना कॉस्ट कैसे, पहले तो एसर्टन करें। एसर्टन का क्या मतलब होता है? निकालना। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पास एक शॉप है, राइट? शॉप है, उस पे आप स्टेशनरी का माल बेचते हो, पेन, पेंसिल, रबर। ठीक है, ये आप माल बेचते हो। अब आपको मैं एग्जांपल लेता हूं, आपका पेन एक खरीद के लेकर आते हो तो ₹10 का है, कॉस्ट इसकी 10 है, और बंदा इसको सेल कितने का कर रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 12।
तो 2 रुपीज पर पेन उसकी कॉस्ट है, हाँ सॉरी प्रॉफिट है, राइट। तो क्या वो ठीक बिजनेस कर रहा है? बट क्या उसको सिर्फ एक ही कॉस्ट लेनी है, ये वाली बस, कि यही कंसिडर करनी है? बताओ, अगर स्टेशनरी की दुकान है, क्या आपको लगता है कुछ और खर्चे भी होंगे एक्सेप्ट फॉर शॉप में? क्या सिर्फ पेन खरीदने का खर्चा होगा कि कुछ और खर्चे भी होंगे? लॉजिस्टिक्स मतलब आपका रेंट, आपने छोटू को रखा होगा, उसको सैलरी नहीं दोगे? बिजली का खर्चा, रेंट खर्चा, ठीक है, सैलरी का खर्चा, ये सब कौन एसर्टेन करेगा? अगर तो सिर्फ यही देख के 10 का पेन खरीदा, 12 का बेच रहा हूँ और कह रहा है कि मैं बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ, साल खत्म हो गया, फिर देखता है यार ये तो मेरे को 2 रुपए पर पेन का प्रॉफिट होना था, ये नुकसान क्यों हो गया? क्या रीजन होगा? उसने अपनी कॉस्ट सारी एसर्टेन नहीं करी। समझ रहे हो? तो कॉस्ट जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, या बिजनेसमैन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो। तो सबसे पहला रीजन व्हाई आर वी स्टडिंग दिस सब्जेक्ट इज बिकॉज हमें कॉस्ट एसर्टेन करनी आनी चाहिए, एज सीए हमें, या बिजनेसमैन को अगर वो बिजनेस करता है, राइट। तो बताओ आपका पहला रीजन क्या हो गया? टू एसर्टेन कॉस्ट। क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट? ऑनलाइन सबको क्लियर है पहला पॉइंट, व्हाई डू वी स्टडी कॉस्ट? बताओ। अमन, एंजल, अंजलि, बबलीन, भूमि, हरमन, जतिन, कैश, आई होप मैंने आपका नेम प्रोनाउंस ठीक किया है, कीर्तम, लखविंदर, मयंक, मिकू, नैन्सी, परविंदर, रशनदीप, वंशिका एंड जियोमी। ठीक है, चलो। तो कॉस्ट एसर्टेन होगी, ठीक है। अब मेरे को बताओ, कॉस्ट एसर्टेन करने के बाद क्या अब वो डिसाइड कर सकता है कि हाँ, कि मैं सेलिंग प्राइस मैंने जो रखा है, पहले मैंने एग्जांपल किया था, कितना रखा था सेलिंग प्राइस उसने? 12 रखा था। अब उसको पता लगा यार कॉस्ट तो मैंने सिर्फ पेन की खरीदने के लिए है, बाकी कॉस्ट पे तो कंसिडर करनी है। रेंट हो गया, ठीक है, बिजली का हो गया, सैलरी होगी, और भी बहुत खर्चे जो भी होते हैं, उसको कंसिडर करने के बाद क्या अब उसका सेलिंग प्राइस 12 ही रहेगा, कि वो बढ़ाएगा कि हाँ मेरा कॉस्ट ओवरऑल ज्यादा आ रहा है, वैसे 10 पर पेन आ रहा है, बट अगर मैं सारी कॉस्ट को मिला लूं और फिर पर यूनिट देखूं तो वो 13 हो रहा है, तो अब क्या 12 का पेन बेचेगा वो? अब 13 प्लस प्रॉफिट जो भी उसको अपना मार्जिन रखना है। तो सेकंड जब असर्टेन होगी कॉस्ट, इसके बेसिस पे सेकंड क्या होगा, ये क्या हेल्प करेगा कॉस्टिंग आपको? टू डिटर्मिन व्हाट? सेलिंग प्राइस। क्लियर हुआ सबको कि पहला कॉस्ट असर्टेन कर ली, उसके बेसिस पे आप अपना सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर पाओगे। देखो कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है, वो क्या चैरिटी करना है? उसका पर्पस की प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, धंधा कर रहा है तो प्रॉफिट कमाना है उसका। तो प्रॉफिट वो तभी कमा पाएगा जब उसको पता हो उसकी लागत कितनी है, उसका खर्चा कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, राइट। तो जब उसको पता लग जाता है कि मेरी कॉस्ट इतनी है, उसके बाद ही वो डिटरमिन कर पाएगा कि मैंने हर अपना प्रोडक्ट कितने का बेचना है, राइट। कल को आप सीए बन जाते हो, बनोगे ही, पहले तो ये पॉजिटिव रहना है। जब आईटीआर भरवाने आएगा कोई, एक आपने डिसाइड तो किया होगा ना कि ये जो मैंने अपने कितने साल लगाए हैं, ये वाला टाइम और एफर्ट गिनोगे कि नहीं गिनोगे? बताओ, इसकी क्या कॉस्टिंग निकालोगे कि हाँ, कि मैं ये तो है नहीं है कि 200 रुपए की रिटर्न भरूंगा, कम से कम 1500, 2000, 3000 आईटीआर। तो आप अपना कैलकुलेट करोगे ना, आपका ठीक है, जो बिजनेसमैन जो गुड्स में डील कर रहा है उसके लिए कॉस्ट निकालना टेंजिबल है, आपके लिए और तरह के फैक्टर्स आए थे कि मैंने टाइम कितना दिया, मैंने कितने साल लगाए। तो हर किसी को डिटरमिन करना जरूरी है कि वो कितने पे बेचे, उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट लगी है सारी कॉस्ट वो कंसिडर करके फिर सेलिंग प्राइस डिटरमिन करता है अपना। क्लियर हुआ सबको सेकंड पॉइंट? राइट, नींद तो नहीं आ रही? थोड़ा सा एक्टिवनेस, संडे को बुला लिया एक तो, है ना, संडे रेस्ट करना था, इंडिया पाकिस्तान देखना था, देखना था।
2:30 बजे है? अच्छा, अभी तो टाइम है। अगर बाय चांस दोपहर को क्लास होती तो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ और कम हो जानी थी, है ना? वैसे मैं बताता हूँ, अभी ये B16 है, अभी B14 का बैच खत्म होने वाला है, तो उनको कॉस्ट बस खत्म होने वाला है। बीच में क्या कर रहे थे, मैं पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया चला हुआ है। वो प्लेयर्स देखो कमा रहे हैं, कमा चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। आप अगर अपना सब्जेक्ट या अपना कोर्स सफर कराओगे, क्या उनको घंटा फर्क पड़ रहा है? उनको नहीं पड़ रहा फर्क। अभी क्या होगा, ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ सी इंटर का, बट आपका ये चलने वाला है अगले साल के जनवरी तक। बीच में आपके बहुत फैमिली फंक्शंस आएंगे, कभी दोस्त कहेगा चल यार मूवी देखने चलते हैं, या इधर चलते हैं, या ये फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। तो आपको क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। मैंने, जब मैं सीए फाइनल में था, नवंबर के फर्स्ट वीक में अराउंड या अक्टूबर के लास्ट में दिवाली आती थी, नवंबर के सेकंड वीक में सीए के फाइनल एग्जाम्स होते थे। अगर मैं दिवाली सेलिब्रेट भी कर लूं, क्या मेरा माइंडसेट है सेलिब्रेट करने का? दिमाग पे प्रेशर है ना यार, सीए का मेरा इतना सिलेबस पड़ा है, तो मैं एंजॉय नहीं कर पाता था। अगर एंजॉय करने की कोशिश भी करूं, तो मेरे को पता है कि एक बार मैं सीए बन गया, उसके बाद हर साल दिवाली धूमधाम से बनेगी। एक वो 2 लेटर्स बस सीए, वो पहले आ जाए, तो दैट मैटर्स अलॉट। नहीं जानना चाहते, मतलब नहीं सुनना चाहते सीए जो भी आपका नेम है, तो उसके लिए लेकिन ग्राइंड करना पड़ेगा। तो फैमिली फंक्शंस भी, किसी की शादी आ रही है तो नहीं अटेंड करनी। हाँ, खुद की शादी हो आपकी तब कर लेना, बट अगर कोई सेकंड कजन की है, अब घर की शादी है वो तो नहीं हो सकती मिस, बट हाँ कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या था, डिटरमिन सेलिंग प्राइस। फिर अब कॉस्ट एसर्टन कर ली, ठीक है। लैंडलॉर्ड जो है, आप किराए पे शॉप ली हुई है आपने, लैंडलॉर्ड आपसे चार्ज कर रहा है 1,20,000, एसर्टन कर ली कॉस्ट की 1,20 मेरा रेंट का खर्चा है। फिर आपको पता लगा यार, साथ वाली दुकान सेम, उसकी लेंथ ब्रेड्थ है, सेम उसके डायमीटर्स है, सेम ही जगह पे है, उसको उसका लैंडलॉर्ड कितना ले रहा है, लाख रुपया। तो बताओ, क्या कॉस्ट एसर्टन कर लिया 1,20 वो ठीक है, कि कुछ और भी करना जरूरी है? क्या करोगे? कॉस्ट रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि कॉस्ट आ गई, जो वेंडर ने आपको बोला कि ये पेन 10 रुपए का मैं तेरे को बेचूंगा, आप वो खरीद लाओगे कि 4 जगह पता करोगे? बताओ। करते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी चीज लेनी हो, जाते हो ना 3 दुकान में, अगर चलो छोटी चीज है वो इग्नोर कर दोगे, बट अगर कोई बड़ी चीज लेनी हो, मोबाइल फोन लेना हो, सबके पास होगा मोबाइल फोन, क्या 2 जगह नहीं देखा था? खाना ऑर्डर करते हो, बहुत लोग जोमेटो पे अगर कर रहे हैं, स्विगी भी साथ में देखेंगे। क्यों देखते हो? खाना क्या डिफरेंट आएगा? बट कहीं पे कूपन कोड मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा। तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप अपनी कॉस्ट क्या करो, रिड्यूस करो। लेकिन ओके, ये क्या हुआ? ठीक है, ऐसे मूवी इफेक्ट बताओ। आपका नेम क्या है, आपके साथ बैठा है? विष्णु। विष्णु, देखोगे लाइट कोई जल रही है अगर कोई और वहां पे, प्लीज एक एक करके देखना पड़ेगा, अभी बटन्स पता लगने स्टार्ट होंगे। देख लो, आंखें स्ट्रेस हो जाती हैं, ये है। अब ठीक है, ओके। कॉस्ट रिडक्शन। अब एक पेन जो मैं आपको एग्जांपल लिया था, वो 10 का आ रहा है, 10 पर पेन था वो कॉस्ट उसकी, राइट? अब बिजनेसमैन क्या जाता है, दुकानदार क्या जाता है, ये वाली कॉस्ट में क्या करूं, कम करूं, ठीक है। तो उसने क्या किया, इंफीरियर क्वालिटी का पेन मार्केट से मिल रहा था 6 रुपए का, वो उठा लाया कि देखो मैंने तो कॉस्ट रिड्यूस कर दी। लेकिन जो 10 वाला पेन था वो अच्छी क्वालिटी का था, 6 रुपए का ले आया, सस्ता पेन। और उसको भी क्या करना चाहता है, 6 वाले पेन को भी 15 में बेचना चाहता है, क्या वो बिकेगा? कॉस्ट रिड्यूस कर दी, बट क्या कर दिया इफेक्ट, क्वालिटी। क्या कॉस्ट रिडक्शन एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप एक जगह से देख रहे हो ऑर्डर करने के लिए खाना, ठीक है, वो आप महंगा लग रहा है, तो हाँ आप कंपेयर करोगे कि दूसरे ऐप पे उसी उसी रेस्टोरेंट से सस्ता हो। बट अगर आपने सस्ते ढाबे से मंगवा लिया, तो क्या आपने अपने खाने की कॉस्ट रिड्यूस करी है? नहीं करी, आपने क्वालिटी इफेक्ट कर दी।
आपको कॉस्ट रिडक्शन करनी है, बट व्हाट, विदाउट इफेक्टिंग व्हाट, क्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट है। तो सेम गोज फॉर बिजनेसमैन। अगर वो कोई चीज बना रहा है, ठीक है, अब हम जो बात करेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। मैं तो आपको ट्रेडिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक चीज खरीदी, वही चीज बेची। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो बेसिकली मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रहने वाला है। हम रॉ मटेरियल आते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उस पे उसको फिनिश गुड बनाते हैं, फिर वो फिनिश गुड बेचते हैं। अगर मैं रॉ मटेरियल में क्वालिटी डाउन कर दूं उसकी कॉस्ट बचाने के लिए, क्या मेरा फिनिश गुड उतना ही अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। एग्जाम्पल है जैसे फ्रूट जूस, रियल या ट्रॉपिकाना। अगर वो फ्रूट्स सस्ते ले आए, मंडी में मिल रहे हैं रात को, जो कि रेट अच्छा रेट नहीं मिल रहा था पहले, बट वो क्या कर रहे थे, रेट कम करने के लिए सस्ते क्वालिटी का फ्रूट लेकर आ रहे थे। तो क्या फ्रूट जूस अच्छा बनेगा? तो क्वालिटी इफेक्ट हुई ना, आपकी कस्टमर को भी पता लगेगी, तो बिजनेस तो आपका इफेक्ट होगा। तो कॉस्ट रिडक्शन करनी है, बट व्हाट, विदाउट इफेक्टिंग क्वालिटी। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? राइट। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ। कॉस्ट रिडक्शन तो हो गया। अब कॉस्ट रिडक्शन तो दूर की बात है, आपको क्या लगता है चीजें सस्ती हो रही है कि महंगी पे महंगी हुई जा रही है दिन पर दिन? इन्फ्लेशन करके हो रही है ना महंगी। तो कई बार क्या होता है कि कॉस्ट रिडक्शन तो भूल जाओ, तुम जो कॉस्ट चल रही है उतना ही मेंटेन कर दो ना, वही बहुत बड़ी बात है। मेरा घर कंस्ट्रक्ट हुआ था 2016 में, ठीक है। तब सीमेंट पर बैग कितना आता था? 280 रुपये। आज के डेट में पता है सीमेंट कितना कॉस्ट करता है? 400 प्लस। तो आप, अगर मैं 2016 में घर बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पर बैग कितना पड़ा? 280। अब मैं 2017 में बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 280 है, अब 250 का करता हूँ, क्या कर पाऊंगा? 250 तो दूर, 280 तो मेंटेन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो बात को? तो नेक्स्ट क्या, आपको कॉस्ट कंट्रोल करना, कि अगर कॉस्ट बढ़ रही है, रिड्यूस तो नहीं हो रही है, बट वो बढ़ सिर्फ आपके लिए है कि आपके कंपेटिटर के लिए भी बढ़ रही है? सबके लिए बढ़ रही है। तो बस आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा ना बढ़े, मतलब एक कंट्रोल रहे, आपका कंट्रोल होना चाहिए कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको डिसाइड करना है कि हाँ, कि मेरे को बेस्ट टू बेस्ट कैसे अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है या कंट्रोल करनी है। तो जो नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कॉस्ट पढ़ने का, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। किसी को डाउट कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है? कि इन्फ्लेशन वाली मार्केट में कॉस्ट अब सबके लिए बढ़ रही है, तो थर्ड पॉइंट तो भूल जाओ, बस आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी ज्यादा ना बढ़े। बढ़े तो राइट रेशियो में, राइट अपवर्ड ट्रेंड पे बढ़े। क्लियर है? ये नहीं होना चाहिए कि हाँ, कि 280 का 2016 में था और अगले साल 400 का हो रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं वेंडर ठीक नहीं चूज किया, महंगे रेट पे लिया। तो आपको इंश्योर करना है कि बढ़े तो 280 से 290 हो जाए, 300 हो जाए, बट कंट्रोल आपका रहे उसके ऊपर। तो बताओ, क्या सबको फोर्थ पॉइंट क्लियर है? राइट। एंड लास्ट, कॉस्ट हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को। अब आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े कुछ हमारे बिजनेस टाइकून्स है, जैसे एक है टाटा। टाटा क्या एक प्रोडक्ट बना रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो उसको, टाटा जैसे मोटर्स है, वो टाटा के कितने कार्स बना रहे हैं, ठीक है, टाटा हैरियर, टाटा नेक्सॉन, और बताओ कौन कौन सी कार्स है उनकी। पहले नैनो भी थी उनकी, ठीक है, फिर उनकी अभी कर्व आई है, और बहुत तरह की कारें वो बना रहे हैं। राइट। अब एक स्पेसिफिक कार क्या उनको बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, वो कौन हेल्प करेगा डिसाइड करवाने में? कॉस्टिंग। आप बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली कार बनाते हो, बट आपके कस्टमर्स है वो टाटा की 50 लाख की कार नहीं लेंगे, तो क्या 50 लाख वाली कार बनाओगे टाटा के नेम से? उनकी वैसे जैगवार है, बट वो जैगवार के साथ टाटा नहीं लगाते हैं। उनको क्यों नहीं लगाते, टाटा जैगवार क्यों नहीं करते? उनको पता है कि टाटा अगर मैं लगाऊंगा तो वो, ये एक माइंडसेट है कि कॉस्ट उसकी कम होगी, मतलब
मिडिल क्लास के लिए होगी, एवरेज बंदे के लिए होगी, तो वो जैगवार को अलग रखते हैं, राइट। तो मैं कोई टाटा एबीसी कार निकाल देता हूँ, बहुत बढ़िया कार बनाई है, कॉस्टिंग सब कुछ ठीक है, लेकिन 50 लाख की। अब लोग वो लेंगे कि बीएमडब्ल्यू लेंगे? नाम ब्रांड नेम है ना, देखो फर्क पड़ता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग, कि आप बना तो रहे हो, बट आपको ये भी एनालाइज करना है कि उस कॉस्ट में क्या आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या आपके कस्टमर रेडी है ऐसा प्रोडक्ट आपसे लेने के लिए। तो कॉस्टिंग हेल्प्स इन व्हाट, डिसीजन मेकिंग, कि प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए। क्लियर हुआ सबको? बताओ कोई डाउट? आप लास्ट बैच में भी थे ना? हाँ मेरे को याद आ गया। बताओ क्या हो गया, इतने क्यों गुमसुम क्यों हो सब? पहले तो ऐसे छोड़ दो, ये ऐसे क्यों? आपको इतना यंग हो क्यों चाहिए हाथ का सपोर्ट? सर मैं ना सोई नहीं रात को से। क्यों नहीं सोए? सर हेल्थ ठीक नहीं थी। ओके, चलो कोई ना। बट अभी बताओ, अभी ऐसा तो नहीं है कि आपको क्लास नहीं लगाई जा रही है, ऐसा तो नहीं है, लगा लोगे ना? क्लियर है सबको? ओके, ऑनलाइन थम्स अप दे दो अगर किसी को सबको समझ आ गया, अगर नहीं है तो डाउट पूछो। थम्स अप कर दो ये, या यस लिख दो एक बार। तो सबको क्लियर हुआ कि हम कॉस्ट क्यों स्टडी करते हैं? तो बताओ बिना देखे, अब मैंने पेज टर्न किया हुआ है। सबसे पहला रीजन क्यों है, क्यों पढ़ते हो आप कॉस्ट? टू ए सर्टेन कॉस्ट, खर्चा निकालना, लागत निकालना, राइट। सबको आंसर देना पड़ेगा, कंपलसरी है मेरी क्लास में। चुप नहीं बैठना, इंटरेक्टिव होनी चाहिए। मोनोलॉग होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, समझते हो दोनों वर्ड्स का मतलब? मोनोलॉग होता है मैं बोल रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, सत्संग नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्टिवनेस दिखाओ, जब टीचर पूछ रहा है तो अगर आप बोलोगे ना तो आप एक्टिव होगे। पहला पॉइंट क्या था बताओ? टू ए सर्टेन कॉस्ट, टू ए सर्टेन कॉस्ट, ए सर्टेन कॉस्ट, ए सर्टेन कॉस्ट, टू ए सर्टेन कॉस्ट। सेकंड क्या था? डिटरमिन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट तो पता लगी, बट कॉस्ट क्या उसी प्राइस पे बेच दोगे? धंधा करने बैठे हो, शार्क टैंक देखते हो ना? देखते हो ना, वो पूरा कहते हैं कि हाँ कितना मार्जिन है, मेरे को यूनिट इकोनॉमिक्स पता, कितनी तेरी कॉस्ट आ रही है, राइट। उसके बाद कितना सेलिंग प्राइस पे, उस पे मेरे को पहले जीपी निकाल के दे। ये टर्म्स आपने सुनी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अकाउंटिंग करते आ रहे हो है ना। तो कितना आपका मार्जिन है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, उसके बेसिस से आप सेलिंग प्राइस डिटरमिन करोगे। कॉस्ट निकाल के छोड़ दिया तो बात नहीं बनेगी। उसमें एक सबका एक माइंड होता है ना, माइंडसेट होता है कि मैंने इतनी अगर कॉस्ट किया तो इतना परसेंट प्रॉफिट कमाऊं, तो वो है टू अ सर्टेन डिटरमिन सेलिंग प्राइस, राइट। थर्ड बताओ, थर्ड। और अगर किसी स्टूडेंट ने माइक ऑन करके भी बोलना तो बोल सकता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ऑनलाइन में से अगर किसी ने माइक ऑन करके आंसर देना है। थर्ड बताओ, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन कर लेता हूं मैं, सस्ती क्वालिटी का माल ले आता हूँ, ठीक है वो। तो साथ में क्या ब्रैकेट में लिखना है? विदाउट इफेक्टिंग क्वालिटी, राइट। फोर्थ, वो फिफ्थ था। फोर्थ, कॉस्ट कंट्रोल। अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो कॉस्ट रिड्यूस तो भूल जाओ, कॉस्ट कंट्रोल कर लो, या बढ़े बहुत ज्यादा ना बढ़े, आपके पास कंट्रोल होना चाहिए आपकी कॉस्ट में। तो फोर्थ पॉइंट इज कॉस्ट कंट्रोल। एंड लास्ट फिफ्थ, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बोलो, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए, इस तरह के डिसीजन। तो ये था आपका व्हाई वी स्टडी कॉस्ट। क्लियर है सबको? चलो, नोट करना है कि नहीं? मैं आपको बाद में आपको ग्रुप में पीडीएफ ही भेजूं, क्योंकि अभी आप लोगों को मतलब उस तरह से डेमो क्लास ही है, तो हो सकता है कि आप अभी नोट ना करना चाहो। तो अगर किसी ने नोट करना हो तो ठीक है, पीडीएफ बाद में भेज दूं। अगर किसी ने नोट करना है जैसे ऑनलाइन, तो वो स्क्रीनशॉट भी खींच सकता है, ठीक है। ओके, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट। आप फाइनेंशियल अकाउंट्स तो करते आए हो शुरू से, राइट? करते आओ ना, बैलेंस शीट, पीएनएल, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ करते आए हो। जो हमारा कॉस्ट सब्जेक्ट है, दैट वर्क्स ऑन इकोनॉमिक कॉस्ट,
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक कॉस्ट? इसमें आपका एक्चुअल भी आएगा और नोशनल भी आएगा। देखते हैं कैसे। सपोज आपके दादाजी है, ठीक है, अपने पोता या पोती से बहुत खुश है। वो कहते हैं यार ये बहुत अच्छा करेगा बच्चा। तो उनके पास एक शॉप थी, उन्होंने आपको वो शॉप क्या करी, दे दी, गिफ्ट दे दी कि जा बच्चा बिजनेस कर ले, सीए अगर नहीं हुई तो तेरे पास बैकअप होना चाहिए। बट पहले मैं भी कहता हूँ सीए करनी है, एग्जाम्पल में कह रहा हूँ कि अगर सीए ना हुई तो तेरे पास बैकअप है, दुकान खोल लियो। ठीक है, आप खुश कि चलो अब मैं पढ़ाई कम कर सकता हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं करना। चाहे बैकअप भी हो किसी के पास, सीए में पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। बट एनीवेज, चलो आपको शॉप दे दी, ठीक है। आप शॉप में कोई भी काम कर रहे हो, मेरे एग्जाम्पल में स्टेशनरी का काम कर रहे हो, ठीक है। स्टेशनरी का काम बहुत बढ़िया किया आपने, पूरा मंथ स्टेशनरी लाए, बेची, ठीक है। सारी कॉस्ट को आपने सर्टेन किया, सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, रिड्यूस वगैरह सब कुछ करके आपने प्रॉफिट निकाला महीने का 80,000 रुपये, ठीक है। इसमें क्या रेंट का खर्चा है इस प्रॉफिट में 80,000 में? क्योंकि खुद की शॉप है, ठीक है, रेंट का खर्चा इसके अंदर नहीं है। बट अगर वो जगह आप रेंट पे देते तो आपको रेंटल इनकम आनी थी पर मंथ 1 लाख। तो अब बताओ क्या बढ़िया काम किया कि नहीं किया? नहीं किया। इसको क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट। ये 1 लाख तो कम से कम प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कम से कम 1 लाख। 1 लाख पे आपके लिए दोनों डिसीजन इनडिफरेंट हो आप। बट ऑल दो आप अगर खुद काम करके 1 लाख कमा रहे हो और रेंट करके 1 लाख कमा रहे हो, तब भी लोग रेंटल प्रेफर करेंगे कि मैं 1 लाख कर रहा हूं बट मैं सुबह से शाम आ रहा हूँ, शॉप खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या ये 1 लाख की जो रेंटल नोशनल रेंट है, एक्चुअल रेंट पे किया आपने? नहीं, बट ये आपको मिल सकता था, या अगर आपके पास दुकान ना होती तो आप ये इंकर करते, है ना। वो तो दुकान थी, दादाजी ने दे दी थी, बट हर किसी के पास नहीं है, तो उसकी ये कॉस्ट आनी थी। तो मुझे बताओ क्या ये मैं कॉस्ट में कंसिडर करूंगा, यस और नो? यस। तो इकोनॉमिक मतलब नोशनल भी आप कंसिडर करते हो। बट फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या आप एंट्री डालोगे रेंट की, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू लैंडलॉर्ड? तो फाइनेंशियल अकाउंट्स किस में काम करते हैं? एक्चुअल बेसिस पे। तो जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है, हाँ ठीक है, उसमें एक्रू वगैरह होता है कंसेप्ट, बट जो खर्चा है उसी पे करते हो ना। कभी आपने अपने ही दुकान के लिए कभी फाइनेंशियल अकाउंट्स में देखा है कि खुद की जगह और रेंट का खर्चा डाल रहे हैं? नहीं डालते। नोशनल का खर्चा डलता है कभी? नहीं डलता अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो कॉस्ट वर्क्स ऑन व्हाट? इकोनॉमिक कॉस्ट। एक्चुअल भी आता है इसमें, नोशनल भी आता है। अब ये वाला चीज जो नोशनल है, ये देखेंगे अगर आप जैसे फ्यूचर में जैसे इधर अगर ज्वाइन करते हो तो किसी चैप्टर में जाके आएगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये ऐड नोशनल करने या नहीं करना। तब देखते हैं किसको याद रहेगा उस टाइम, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ बोल देता हूँ, मैंने पढ़ा दिया है चीज। अब देखते हैं कितनी मेमोरी। सीए में मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो रिटेन करना जरूर। जो भी क्लास में बोल रहा होता है ना टीचर, ध्यान से सुनना और अपने माइंड में बिठा लेना वो। क्लियर है सबको? तो आपका कॉस्ट वर्क्स ऑन इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्चुअल एंड नोशनल। क्लियर हो गया सबको? ओके। तो डिफरेंस थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, कॉस्ट में क्या डिफरेंस रहने वाला है, और जो आप अकाउंटिंग फाइनेंशियल करते हो, जो बैलेंस शीट पीनल बनाते हो, उसमें और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क रहने वाला है, हम अब नेक्स्ट उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? थम्स अप कर दो एक बार। ठीक है। लाइट बंद कर रहे हो? अच्छा, चार्जिंग पे, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो पहले कुछ टर्म समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है हिंदी में बोले तो? खर्चा या लागत। तो कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप खरीद के लाते हो, आप अपनी लाइफ में भी बोलो, जैसे बैग है, कितने का आया, अमाउंट बताओगे, वो क्या है? वो कॉस्ट है। ठीक है, जितना भी खर्चा उस पर किया उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। उसकी कॉस्ट निकालना, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। कॉस्ट होता है जो खर्चा हुआ, और उसको निकालने को क्या कहते हैं हम? कॉस्टिंग। कि मैं आपको कैलकुलेट करवाऊं कि ये जो कैशियो का कैलकुलेटर है, कैशियो के लिए इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, जब वो निकाल लेंगे उसको क्या कहूंगा मैं, टर्म को, कि उन्होंने कॉस्टिंग करी है। क्लियर हो गया फर्क? नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? डेबिट क्रेडिट, हिसाब किताब, है ना? अकाउंटिंग करना। तो कॉस्ट की दुनिया में कैसे अकाउंटिंग होती है, वो भी एक आपका चैप्टर आने वाला है। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आप कॉस्ट में भी, ओहो बस पूरा आराम में समा जाए, इतनी बड़ी उबासी थी। जो भी बच्चा उबासी लेगा मैं उसको पॉइंट आउट करूंगा। मैं अभी क्योंकि डेमो है तो अवॉइड भी कर रहा हूँ या इग्नोर कर रहा हूँ, बट अगर इनरोल हो गए, कोई भी बच्चा उबासी लेगा ना, तो उसको कहूंगा कि समझ आ गया, तो समझ आना कि हाँ, कि बच्चे को मैंने एकदम पॉइंट आउट क्यों किया। क्योंकि अगर उबासी ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है कि आप रात को नहीं सोए हो। तो वैलिड रीजन हो तब तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि रात को आप अपना इंस्टा देख रहे हो, है ना, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। सीए में आ गए हो, फोन को जितना साइड रख सकते हो रखना, बहुत डिस्ट्रैक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रैक्टिंग भी है आपका फोन। आप खोलोगे उसको अपने स्टडी के लिए कि व्हाट्सएप पे कोई आंसर होगा या कुछ है, बट वो कुछ और ही होता है। फिर आधा पौना घंटा वो इंस्टाग्राम की रील्स ही चलती है। वो अवॉइड करना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आपको जब कोर्स हम आगे बढ़ेंगे ना पता लगेगी कि फोन कितना टाइम वेस्ट करता है। एनीवेज, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सबको क्लियर है? इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट की दुनिया में कैसे अकाउंटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या था कि कॉस्ट के ऊपर था? डिसीजन मेकिंग। तो जब मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है आफ्टर डूइंग कॉस्टिंग, आफ्टर एसर्टनिंग कॉस्ट, कोई डिसीजन लेती है कि क्या करें हम, प्रोडक्ट बनाए ना बनाए, कॉस्ट को कैसे प्लान करें, मॉनिटर करें, कंट्रोल करें, उसको क्या कहते हैं हम? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये आपका सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें अकाउंटिंग भी आ गई और मैनेजमेंट की क्या आ गई? डिसीजन मेकिंग। अब मुझे ये बताओ, जैसे कि मैनेजमेंट कर रही है कॉस्टिंग, आप लोग अगर शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर समझते हो, किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, रिलायंस के, कभी किसी ने बैलेंस शीट देखी है? देखी होगी, आपने बनाई भी होंगी, और तो कभी टैली नहीं करी होगी वो अलग बात है, बट बैलेंस शीट आपने बनाई होगी। कभी उसमें आपने ये देखा है कि हाँ, कि अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसमें कौन से प्रोडक्ट से कितनी कॉस्ट आई थी? जैसे अगर मैं टाटा मोटर्स की उठा लूं, बैलेंस शीट की ऑडिट रिपोर्ट उठा रहा हूं उनकी मैं, उसमें उन्होंने पूरा सेल्स दिखाई हुई है और डेबिट साइड खर्चे करके प्रॉफिट निकाला। क्या उसमें मैं ये बता सकता हूँ कि टाटा हैरियर को बनाने की, एक टाटा हैरियर को बनाने की कॉस्ट कितनी लगी थी? कभी वो बैलेंस शीट से पता लगेगा? नहीं। क्या आप एज शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर समझते हो? स्टेक होल्डर्स काफी वाइड टर्म होता है, उसमें शेयर होल्डर भी आ जाते हैं, डेटर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट भी आ जाती है। ठीक है, वो सारे जब बैलेंस शीट स्टडी करते हैं, क्योंकि सबका स्टेक है, तो क्या उनको मतलब है कि कितने कॉस्टिंग पे बना है? उनको किससे मतलब है कि तुम प्रॉफिट कमा रहे हो नहीं कमा? तो जो कॉस्टिंग है वो कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ क्या? मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो है ना कॉस्टिंग, दिस इज फॉर मैनेजमेंट। इसका बाकी आउटसाइडर से कुछ लेना देना नहीं है। तो डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या आपने देखे है कि एक साल बाद बैलेंस शीट बना लो, सॉरी, एक महीने बाद बैलेंस शीट बना लो, फिर अगली 2 महीने बाद, कि पीरियड वाइज या साल वाइज बनती है? ईयर वाइज ही बनती है ना। एक फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? जैन से कि अप्रैल से? अप्रैल टू मार्च। तो बैलेंस शीट पीएनएल जो बनती है, क्या मैं ऐसे करूं कि आज से डिसाइड करूं कि मैं अगर टाटा कंपनी का सीए हूं,
तो इनकी 3 मंथ की बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ, फिर अगले 3 मंथ की, फिर 6 मंथ की, कि नहीं पीरियड स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड है आपका, ठीक है। तो ये बनती है पीरियड या ईयर वाइज। लेकिन कॉस्ट अकाउंट है, उसमें आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्टिंग निकालना। क्या मैं मंथ का भी निकाल सकता हूँ? मेरे को तो कॉस्टिंग से मतलब है कि कितना मेरी लागत है जो मैं बना रहा हूँ। मैं मंथ का देख लेता हूँ कि इस मंथ में जो यूनिट्स बने हैं उसकी कॉस्टिंग कितनी आई है, उनकी काउंटिंग कर रहा हूँ। तो जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंट है ये पीरियड वाइज या ईयर वाइज होते हैं। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंट्स है उसमें क्या आप कॉस्ट निकाल रहे हो जो आप प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो, इसका कोई स्पेसिफाइड फिक्स पीरियड नहीं होता है जनरली। अगर है तो वो मैनेजमेंट खुद डिसाइड कर रही है। मतलब एक कंपनी डिसाइड कर सकती है कि इतना पीरियड रखना है, दूसरी कंपनी अपने हिसाब से कर सकती है, लेकिन ये तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, सबके लिए सेम। क्लियर हुआ पहला पॉइंट, डिफरेंस दोनों में। सेकंड, फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपकी कुछ कॉस्ट आइटम्स भी आ जाती है, कुछ नॉन कॉस्ट आइटम्स भी आ जाती है, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, प्रोविजनिंग, याद है आपको? तो ये नॉन कॉस्ट आइटम्स है, तो ये आ जाती है। लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में क्या आएंगी, या तो कॉस्ट आइटम्स आएंगी या नोशनल कॉस्ट आइटम्स आएंगी, बट कॉस्ट से रिलेटेड होंगी वो। क्लियर हुआ? फाइनेंशियल अकाउंट में आप जर्नल एंट्री डालते थे ना कई बार कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट हो गया काफी, ठीक है, उसमें से कुछ प्रॉफिट हम रिजर्व में डाल लेते हैं, इसको हम ईयर मार्क कर लेते हैं, कैपिटल में डाल देते हैं कि ये तो इसी पर्पस के लिए होनी है। ऐसे आप अकाउंटिंग एंट्रीज डालते थे कि नहीं? ठीक है। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कॉस्ट से रिलेटेड हो ना आइटम, बस उसी को कंसिडरेशन दी जाती है। क्लियर है सबको? प्रोविजनिंग करते थे इनकम टैक्स की, डाउटफुल डेट्स की करते थे ना, डेटर्स हैं, बट क्या सब आएंगे, सब सब आपके रिसीव हो जाएंगे? अगर डाउट हुआ तो क्या बनाते थे उसकी? प्रोविजन। तो कॉस्टिंग में क्या प्रोविजन बनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे। उसमें हमें अपनी कॉस्टिंग निकालनी है, ये नहीं सोचना कि जो कॉस्ट की चीज बन रही है हम उसमें बैड डेट होंगे नहीं होंगे। बैड डेट क्या है आपका? फाइनेंशियल आइटम, कॉस्ट आइटम नहीं है। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंट्स वाइड है कि कॉस्ट अकाउंट्स? बताओ। फाइनेंशियल वाइड है, सबको चाहिए, स्टेक होल्डर्स को भी चाहिए। जो आपकी कॉस्ट अकाउंट्स है वो क्या है? नैरो है, उसका यूजर कौन है? सिर्फ मैनेजमेंट। लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंट है उसके यूजर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ गया? ठीक है, कंपनी तो होगी है, शेयर होल्डर भी आ गया, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, बैंक भी है, बैंक ने लोन दिया हुआ है, तो वो भी देखेंगे ना, सप्लायर की, हाँ की माल, क्रेडिटर्स बेसिकली। तो सबको है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे बन रही है जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है। तो इसका स्कोप क्या है फाइनेंशियल अकाउंट्स का? वाइड। तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। अब मुझे बताओ, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो बैलेंस शीट बनती है, अब आपकी पता नहीं, मेरे टाइम पे टी फॉर्म बनती थी +1 +2 में, एसेट इस साइड, लाइबिलिटी इस साइड। लेकिन जब आप अभी, पता नहीं फाउंडेशन में क्या है अकाउंटिंग में, अब आपकी लॉन्ग फॉर्म बनती है, मतलब हाँ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो ऊपर आपकी आती है सारी लाइबिलिटीज, पहले लाइबिलिटीज ही आती है ना, लाइबिलिटीज फिर एसेट्स, और ऊपर से लेके नीचे तक। और अगर आप कंपनी हो, आप क्या कर सकते हो कि नहीं, मैंने अपने फॉर्मेट के हिसाब से बनानी है, पहले एसेट, करंट एसेट, ठीक है, फिर करंट लाइबिलिटी, फिर फिक्स एसेट, है ना, ऐसे करके। क्या फिर प्रॉफिट, फिर कैपिटल, कहीं भी कुछ भी डाल रहे हो, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। क्या अलाउड है फाइनेंशियल अकाउंट्स में? शेयर होल्डर्स को देनी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपका फॉर्मेट फिक्स्ड है। कॉस्ट में जैसे मर्जी बनाओ, मैंने खुद ही बनानी है ना, तो कॉस्ट में आपका फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। आप पहले मटेरियल की कॉस्ट ले लो, लेबर की ले लो, ओवरहेड की ले लो, कोई भी आपने ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सीक्वेंस हिला सकते हो, बट जर्नली इसका फॉर्मेट जो एडवाइज्ड होता है वही फॉलो करो, जो हम पढ़ते हैं। मतलब कि कंपनी भी, मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकती है, बट प्रिस्क्राइब नहीं है कहीं। तो ये था फर्क बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स। तो बताओ, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन बताओ, स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, बताओ, थम्स अप कर दो एक बार।
चलो 2 बच्चे ये कर रहे थे, हम सब बाकी शायद सो गए हैं। तो सो गया तो उठ जाओ। देखो आप लोग तो सो नहीं सकते, अब आप ऑफलाइन आओ। ऑनलाइन जो कर रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि कैमरा ऑन करूंगा तो वो लॉग आउट कर देंगे अगर मैं बोलूँ कैमरा ऑन करके मेरे को देखना है ना। तो अगर रिस्पॉन्स दे सकते हो तो गुड है, नहीं तो फिर सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है। ओके, तो देखते हैं हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम करने वाले हैं। स्टडी मैट खोलें आपका। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये मैं करवाऊंगा मतलब पहले सबसे। उसके बाद मटेरियल, मटेरियल समझते हो, रॉ मटेरियल जो टैंजिबल चीज है वो। हम जो ये चैप्टर्स देखेंगे ना, ये जो हमारा कोर्स है, दिस इज मेनली फॉर मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्शन करता है। पहले बताओ, क्या आपको मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर में फर्क पता है? मैन्युफैक्चरर क्या होता है? वो जो खरीद के ला रहा है वो चीज नहीं बेच रहा, उसको कन्वर्ट करके कुछ और चीज बना रहा है। ट्रेडर क्या होता है? जो चीज खरीद रहा है उसी को बेच रहा है, बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन है, राइट। तो हम बात यहाँ पे करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर। फैक्ट्री, फैक्ट्री में होता है ना ये सब कुछ। तो फैक्ट्री में अगर एक बार सीक्वेंस में चलते हैं, तो पहला हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है आपका? मटेरियल। तो एक्सक्यूज मी, आपका रॉ मटेरियल आप परचेज करके लाते हो, उसको कन्वर्ट करके आप क्या बनाते हो? फिनिश गुड, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका किसको लेके है? इसको लेके, रॉ मटेरियल, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है? सेकंड है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉय कॉस्ट? जो ये रॉ मटेरियल है, क्या ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा? बंदे चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए ना। तो इसके लिए अगर जो हमारी लेबर लग रही है, तो इसकी कॉस्टिंग भी तो निकालना जरूरी है। सिर्फ ये थोड़ा मटेरियल की कॉस्टिंग निकालनी है। यहाँ पे तो चलो इमोशंस नहीं है, लेबर में क्या होते हैं? इमोशंस भी होते हैं बंदों के जुड़े। तो उनको बोनस, प्रीमियम देना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है अगर अच्छा काम करते हैं। और अगर अच्छा काम नहीं करते तो आप उनको क्या करोगे? पनिश करोगे, पैसे काटोगे। तो इनकी कॉस्टिंग निकालना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ बिग पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट आपका चैप्टर क्या है? लेबर कॉस्ट। और साथ में क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंस? पहला एक चीज समझा देता हूं। एक खर्चा होता है डायरेक्ट, अभी करवाऊंगा। एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खर्चा वो होता है जो कि ट्रेसेबल है टू द प्रोडक्ट। अब जैसे कि मैं सपोज ये बात करूं, ये फोन की, इसमें जो मटेरियल लग रहा है ये सारा, क्या ये ट्रेसेबल है? जिस बेंचेस पे आप बैठे हो, इसमें जो आपका लोहा लग रहा है या स्टील लग रहा है, क्या ये ट्रेसेबल है? ठीक है। अगर वुडन बेंचेस बनाता हूं मैं, दो तरह के बेंचेस बनाता हूं, एक स्टील या मेटल बेंचेस, एक वुडन बेंचेस। तो वुडन बेंचेस के लिए क्या वुड ट्रेसेबल है? यस। तो वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब पेचकस है, स्क्रू, कितने इसमें लगे, कितने वुडन बेंचेस में लगे, क्या वो ट्रेस हो पाएंगे? एग्जैक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको क्या पता कारपेंटर है वो कितने ठोक रहा है? क्या फिक्स होता है कंज्यूमेबल्स या स्क्रूज? पेचकस है। वुडन का काम देखा कभी होते हुए घर में? उसमें क्या वो फिक्स होता है कि इतने ही मैंने करने? वो कहता है पूरे ले आओ आप स्क्रू, वो ठोकता रहता है जहां जहां उसको लगे कि हाँ जोड़ना है। तो क्या वो वाला चीज जो कि मटेरियल है तो वो भी मटेरियल, पेचकस, क्या वो ट्रेसेबल है कि वुडन में कितने लगे एग्जैक्ट, और आपके स्टील बेंचेस में कितने लगे? थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, बट दैट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट ना। क्या एग्जैक्ट बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। उसको क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट मटेरियल। समझे? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब क्या होता है इनडायरेक्ट? और किस तरह का खर्चा होता है? जैसे कि अब इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ बिजली है, वो यूज हो रही है दोनों बेंचेस के लिए, वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। लेकिन कारीगर है, समझते हो, कारपेंटर,
एक कारपेंटर सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहा है? वुडन बेंचेस। एक कारपेंटर क्या बना रहा है? सिर्फ और सिर्फ मेटल बेंचेस। उनकी कॉस्ट क्या डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है उनकी, क्योंकि पता लग पा रही है कि ये वाला जो कारीगर है ना, इसकी क्या है यूएसपी की, ये सिर्फ वुडन बेंचेस बना सकता है। अब जैसे मैं हूं या एनी मैम है, एनी मैम अगर हमने कॉस्टिंग निकालनी हो कि लॉ या इनकम टैक्स की कॉस्टिंग कितनी है, तो जो वो ले रहे होंगे पैसे, वो डायरेक्ट है सब्जेक्ट के लिए। मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ, कॉस्टिंग सब्जेक्ट की कॉस्ट जो मेरी प्रोफेशनल फीस होगी वो डायरेक्ट है। पौनिका मैम या गीतांजलि मैम, उनकी क्या डायरेक्ट है? क्या बता पाओगे आपकी हाँ कि उन्होंने कॉस्टिंग के लिए कितना एफर्ट डाला, अकाउंटिंग के लिए कितना एफर्ट डाला, या लॉ टैक्स के लिए कितना डाला? उनकी सैलरी क्या होगी? इनडायरेक्ट। जो चीज ट्रेस हो रही है दैट इज डायरेक्ट, जो चीज ट्रेस नहीं हो रही दैट इज इनडायरेक्ट। क्लियर हुआ सबको? बताओ। तो हमारा इस चैप्टर में क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है जैसे फोन, जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जैसे सैमसंग, एप्पल, ठीक है, सोनी, वन प्लस, ये आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आपको पता है ज्यादातर फोन में स्क्रीन किसकी लगती है? सैमसंग की। ज्यादातर फोन्स में कैमरा किसका लगता है? सोनी का। तो ये आपस में कंपेटिटर है, फिर भी आपस में एक दूसरे को बेचते रहते हैं। बताओ। यस, करते हैं। प्रॉफिट कमा रहे हैं वो, अपने कंपेटिटर को बेच के उस पर भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये मेरे पास जैसे वन प्लस का फोन है, राइट, इसमें स्क्रीन अगर सैमसंग की लगी है, तो क्या सैमसंग हर फोन जो वन प्लस बनाता है, हर स्क्रीन के लिए क्या रॉयल्टी लेगा? यस, वो रॉयल्टी लेता है। दैट रॉयल्टी, इज इट ट्रेसेबल और नॉट ट्रेसेबल टू दिस फोन? ट्रेसेबल है। वॉच है, क्या सैमसंग इसके लिए लेगा अगर इसमें स्क्रीन के पैसे, मतलब स्क्रीन सैमसंग की नहीं है, खुद की है, इसके लिए नहीं लेगा। बट अगर सिर्फ फोन की स्क्रीन है जो कि सैमसंग ने टेक्नोलॉजी शेयर की हुई है, क्या वो रॉयल्टी लेगा? लेगा। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या ये मटेरियल है रॉयल्टी का खर्चा? मटेरियल है? नहीं ना, मटेरियल नहीं है। रॉयल्टी, रॉयल्टी खर्चा। स्क्रीन जो मैं ये स्क्रीन बना रहा हूं इसका मटेरियल वैसे है, बट जो सैमसंग को टेक्नोलॉजी के लिए पैसे दे रहा हूं डायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट वो मटेरियल नहीं है। समझे बात को? क्या ये लेबर है? डायरेक्ट लेबर है, इस पे कोई लेबर लग रही है टेक्नोलॉजी शेयर करने पे? नहीं। तो इसको क्या नाम दे दिया? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर हुआ सबको? बताओ। हुआ क्लियर? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जांपल जैसे हो गया कि रॉयल्टी दे रहे हो किसी प्रोडक्ट के लिए। फिर ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या? कौन से ओवरहेड? नहीं, रॉयल्टी इंडायरेक्ट भी हो सकती है, बट एग्जांपल दो। अगर तो देखो फिक्स है, वैसे फिक्स नहीं होती है रॉयल्टी। जब भी आप रॉयल्टी करते हैं वो परसेंटेज ही लेते हैं यूनिट्स का। क्योंकि क्या होगा अगर फिक्स कर लिए, तो अगर कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी किसी की यूज कर रहे हो तो फिर सैमसंग को नुकसान है। बट अगर आप फिक्स कर रहे हो तब भी डायरेक्ट तो ट्रेसेबल है ही है ना। कौन से प्रोडक्ट को करिए, अगर मैं जैसे कि सपोज दो चीजें बना रहा हूं अपने फैक्ट्री में, एक फोन बना रहा हूँ, एक वॉच बना रहा हूँ, दो प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, जो मैं रॉयल्टी फिक्स दे रहा हूँ, फोन के लिए दे रहा हूँ सिर्फ। बताओ। तो क्या फिर भी डायरेक्ट है कि नहीं है? डायरेक्ट तो है ना। तो आपका अगर ट्रेसेबल है उससे डिपेंड करता है, फिक्स वेरिएबल से डिपेंड नहीं करता। क्लियर हुआ? बट ज्यादातर रॉयल्टी का खर्चा वेरिएबल ही होता है। ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर ओवरहेड। ओवरहेड मतलब क्या? सर के ऊपर, यही है ना। तो ऊपर के खर्चे, ऊपर के खर्चे कैसे क्या हो गया? बिजली, पानी, ठीक है, बाकी जो आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी। तो ये सारे क्या है? ओवरहेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओवरहेड्स। ठीक है। तो इस पे हमारा बहुत फोकस रहेगा जब भी इस चैप्टर पे पहुंचेंगे। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी एक तरह का रिफाइंड वर्जन ही है ओवरहेड्स का। ठीक है। तो जब भी चैप्टर आएगा ये भी हम तब करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट शीट। आपका पर्पस क्या है? पहला क्या ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट का? बताओ। टू असर्टेन कॉस्ट। तो कॉस्ट जब आप असर्टेन करते हो, आप सारी कॉस्ट लेते हो कि सिर्फ एक कॉस्ट लोगे? सारी। तो सारी कॉस्ट एक सीक्वेंस में जब लेते हो
फिर आप फाइनल क्या निकालते हो कि एक यूनिट बनाने की क्या कॉस्ट पड़ी, उनको लिखना, उसको क्या कहता हूं मैं, कॉस्ट शीट। मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, ओवरहेड कितने लगे, उन सबका फिर टोटल किया। ठीक है, दैट गिव्स यू व्हाट, कॉस्ट शीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट की दुनिया में अकाउंटिंग कैसे होगी वो हम इस चैप्टर में करेंगे। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने +1 +2 में किए या फाउंडेशन में करी है। तो ये आपके 7 चैप्टर 50 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये था आपका मॉड्यूल 1। फिर मॉड्यूल 2, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट कॉस्टिंग, एक यूनिट की कॉस्ट निकालना, यूनिट कॉस्टिंग। तो ये वो है बैच कॉस्टिंग। अब कुछ प्रोडक्ट्स यूनिट वाइज नहीं बनते हैं, वो बनते हैं तो बैच में बनते हैं। मेडिसिन में देखा आपने, लिखा होता है बैच नंबर, कभी ध्यान दिए। न्यूज़पेपर भी बैच में बनते हैं। क्या अगर मेरे को एक न्यूज़पेपर पब्लिश करना हो, क्या मैं एक करूंगा कि एक 100 या 1000 के लॉट में करूंगा। जब मशीन आप चला रहे हो, क्या मशीन पहले तो गर्म होने में टाइम लगाएगी, फिर वो रन करेगी। अब अगर मेरी मशीन बहुत बड़ी है, चला के उस पर बस एक यूनिट बनाता हूं, तो क्या वो लॉजिकल है। आप क्या करते हो कि यार अब मशीन हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, कम से कम इतना लॉट इतना बैच तो बनाएंगे। तो उसमें फिर आप कॉस्टिंग कैसे निकालते हो, यूनिट वाइज निकालते हो कि पूरे बैच की निकालते हो, बैच के निकालते हो। और एक है ना कि हेल्प भी करता है, क्योंकि बैच टू बैच में भी कई बार क्वालिटी में फर्क आ जाता है। आपको याद है एक बार सैमसंग ने नोट 7 निकाला था, वो बहुत ज्यादा हीटअप हो रहा था। एक टाइम तो ऐसा हुआ कि किसी के प्लेन पे जाके वो नोट का फोन फट गया, बर्स्ट हो गया, इतना ज्यादा हीटअप हो जाता था सैमसंग का नोट 7। तो फिर जब ऐसा इंसिडेंट हुआ तो सैमसंग ने क्या किया कि वो जो फोन ओवर हीट हो रहा था वो कौन से बैच में बना था, तो उन्होंने देखा, तो उस बैच के सारे फोन्स वापस मंगवाए उन्होंने कस्टमर से, और उनको फिर नया फोन दिया प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके। तो बैच से देखो, मेडिसिन में अगर कोई दिक्कत आ जाए, मेडिसिन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, बैच में बनती है। अगर एक मेडिसिन में केमिकल एक बैच में गलत हो गया और कंपनी को पता लग जाता है, तो क्या वो नहीं मंगवाएंगे कि उस बैच के सारे यूनिट्स मंगवा लो वापस केमिस्ट से। कल को केसेस हो जाएंगे अगर किसी की तबीयत खराब होगी उस मेडिसिन को कंज्यूम करके। तो बैच कॉस्टिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप बैच की कॉस्टिंग निकालते हो। क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, आप लोग अगर आपके पास मोटर व्हीकल होगा, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होगा ना, सर्विस कराइए कभी उसकी, करवाइए ना। क्या सबकी सर्विस सेम होती है कि डिपेंड करता है कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर चली है, आपकी कार कितने किलोमीटर चली है, उसमें कितनी डेंटिंग वेंटिंग करनी है, उसमें कितना ऑयल एंड लुब्रिकेंट पड़ा है, कितना डालना है। क्या सबकी एक ही होती है कि डिपेंड करता है केस टू केस, जो बंदा सर्विस कराने आ रहा है डिपेंड करता है। तो उसमें क्या होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही है कि सबके अलग अलग है, सबकी अलग अलग है। एक जॉब अलग है, दूसरी जॉब अलग है। जैसे एक और एग्जांपल है ज्वेलर। क्या सारे जो वो ऑर्नामेंट्स बनाता है सबके सेम डिजाइन बनाता है, कि जो लेडीज आती है अपने हिसाब से, भैया गोल्ड इतना लगाना, इतने कैरेट का लगाना, इतना डायमंड पीस लगाना, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो उसमें क्या वो कॉस्टिंग सबकी सेम रख सकता है कि अलग अलग होगी सबकी, अलग अलग होगी। सर्विस कराने जा रहे हो, क्या मैं भी सर्विस कराने जा रहा हूँ, आप भी कराने जा रहे हो, हम दोनों के पास सेम व्हीकल है, तो क्या दोनों की कॉस्ट बराबर होगी कि फर्क होगी। उसने ज्यादा काम कराया हो, उसने वॉशिंग करवाई हो, पेंटिंग डेंटिंग कराई हो, मेरी बिल्कुल ठीक थी कार या बाइक जो भी, तो मेरे को कम लेंगे, वो उसको ज्यादा लेंगे। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, हम जॉब वाइज कॉस्टिंग निकालते हैं। क्लियर हुआ सबको। देन प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। जो आपका प्रोडक्ट बनता है कई बार प्रोसेसेस में बनता है। जैसे फ्रूट जूस है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, फ्रूट जूस पहले क्या होता है, रियल या ट्रॉपिकाना क्या करती है, फ्रूट लेकर आती है, उसमें से जो खराब फ्रूट होते हैं उनको क्या करेंगी, उनका भी जूस बनाएंगी कि उनको बाहर कर देंगी, सॉर्ट करके बाहर कर देंगी। ठीक है, फिर फ्रूट कहाँ से है, मंडी से आया ना, क्या बिना वॉश किए उनका जूस बनाएंगी कि उनको वॉश करेंगी, वॉश करेंगी। तो ये एक प्रोसेस हो गया। फिर जब ये हो गया, सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उसकी पीलिंग करेंगे, पीलिंग करके उसका पल्प का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद उसमें लिक्विड ऐड करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे।
तो लिक्विड जूस तैयार हो गया, ये प्रोसेस 2 हो गया, खत्म। फिर वो जूस जो है बना हुआ है, क्या कस्टमर को बोलेंगे आके अपने थाली में ले जाओ, ऐसा बोलेंगे, या बाउल में ले जाओ, कि उसकी पैकिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग वो होगी, वो क्या हो गया, थर्ड प्रोसेस। तो प्रोसेस वाइज कॉस्ट निकालनी है, दैट इज व्हाट प्रोसेस कॉस्टिंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या, सर्विस कॉस्टिंग। क्या सिर्फ गुड्स की कॉस्टिंग निकलती है? स्कूल है, उसकी कॉस्टिंग नहीं इंपॉर्टेंट? कोई बंदा मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है या गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको भी तो देखनी है कि मेरे को कितना चार्ज करना है। फ्रेट, फ्रेट समझते हो, भाड़ा। आप लोग एरोप्लेन से ट्रैवल करते हो, तो उन्होंने, इंडिगो ने फेयर दिया होता ना कि आप अगर जाओगे महाकुंभ में, जैसे सब जा रहे हैं, तो टिकट प्राइस 10,000 की है, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? क्या ये गुड्स है जो वो आपको दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं? तो सर्विस कॉस्टिंग में हम सर्विसेज की कॉस्ट निकालते हैं। तो जब ये चैप्टर आएगा हम तब करेंगे। तो ये चैप्टर 8 से लेके 12, 25 मार्क्स। बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें से बस ये 3 बड़े हैं, पहले 2 तो बहुत छोटे हैं, ठीक है। एंड मेन, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लास्ट थिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है कि आपकी कॉस्टिंग पिछले पीरियड में कुछ और आई है, इस पीरियड में फर्क आ गया, तो क्या कहते हैं डिफरेंस को, वेरिएंस। तो वो वेरिएंस निकालना कि फर्क क्यों आया, उसको एनालाइज करना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल क्या होता है? मार्जिन मतलब कि अगर एक यूनिट आप बना रहे हो ज्यादा, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, या एक यूनिट कम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड लास्ट, बजटरी कॉस्टिंग या बजटरी कंट्रोल। आप लोग भी अपना बजट बनाते हो कि हाँ, कि मेरे को घर से इतने पैसे मिलेंगे, तो कितना मेरे को अपने कोचिंग के लिए यूज करना है, कितना मोबाइल फोन के लिए, कितना पेट्रोल डीजल या कम्यूट के लिए, कितना एंटरटेनमेंट के लिए, कि हाँ मूवी देखने जाना, खाना पीना भी तो होता है। तो एक बजट बनाया हो ना, कि आप जो मर्जी खर्च लो, घर वाले देते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो बजट बनाते हो ना, तो कंपनी को भी बजट बनाना पड़ता है कि मटेरियल पे इतना, लेबर का खर्चा इतने बजट में होना चाहिए, रेंट इतना होना चाहिए। तो ये सब कुछ क्या है, बजट कंट्रोल। एंड ये लास्ट 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर 25 नंबर के हैं, 25%। तो इससे आपका 100 मार्क्स का सिलेबस था, अगर करोगे सारे, मतलब अभी नहीं, जब सारे 15 चैप्टर्स करेंगे तब हमारा 100 मार्क्स का सिलेबस पूरा होगा। तो थोड़ा आइडिया होगा कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो डेमो करें कंटिन्यू, कि आज के लिए बहुत है, बताओ। बहुत है, बस ये तो वेट कर रहे थे सर, बोलो, है ना। चलो ऑनलाइन, आज के लिए बहुत है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डन। तो अमन, एंजल, अंजलि, भूमि, आईफोन, मयंक, नैन्सी, परविंदर, रशनदीप एंड वंशिका, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर मिलते हैं होपफुली।